वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम से जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सेक्स सब्जेक्ट है लेजिस्लेटिव सपोर्ट, जो आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ाया जाता है, इसके अंदर से जो आपका पहला चैप्टर है पावर एंड फंक्शंस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि एमपी एमएलए। ठीक है, इनकी जो पावर और इनकी फंक्शन होती है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये डीयू रेगुलर एस वेल और एनसी वेब सभी जगह ये इक्वली काफी हेल्पफुल वीडियो है और ये बीए प्रोग्राम के पॉलिटिकल साइंस का सेक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहें, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और वहां पे हम नोट्स भी भेजते रहते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले चैप्टर से एमपी और एमएलए की जो पावर एंड फंक्शन होती है वो बताने वाला हूं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे अर्बन और रूरल लेवल पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जिला परिषद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेट जो मतलब कॉर्पोरेशन, पंचायत समिति और ये सब जितना भी कुछ होता है हमारा 73rd अमेंडमेंट वाला, 74th अमेंडमेंट, ये सब कुछ बहुत अच्छे से सेपरेटली पढ़ाऊंगा। फिर दूसरा चैप्टर जो है हमारा सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, उसमें भी मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ। बिल कैसे एक लॉ बनता है, स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, और ये आपका सिलेबस है। अगर आपको कहीं भी सिलेबस नहीं मिल रहा था तो आप यहाँ से इस सिलेबस को देख सकते हैं, ये आप ही का सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं अब हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम सभी जानते हैं, एंड इन विच द पब्लिक इलेक्ट्स देयर रिप्रेजेंटेटिव, और हम खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को टाइम टू टाइम इलेक्ट करते हैं। वंस द पब्लिक इलेक्ट्स देयर रिप्रेजेंटेटिव, एक बार जब हम इलेक्ट कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट दीज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स स्टार्ट वर्किंग एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जब हम इनको चुनते हैं तो फिर वही जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एमपी या फिर एमएलए के तौर पर काम करना शुरू करते हैं। और इनके लिए फिर हम वर्ड यूज कर सकते हैं वो है एमपी एमएलए। इन दिस चैप्टर हम ये समझेंगे डिटेल में क्या काम होता है एमपी का, एमएलए का क्या काम है, क्या पावर है, सरपंच के पास क्या पावर है। तो आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे अंदर, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि हमारी जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री रहेगा। इन दिस द सेंट्रल लेजिस्लेचर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट, और हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसको ही पार्लियामेंट कहा जाता है। आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 कहता है देयर विल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, हमारे यूनियन के लिए एक पार्लियामेंट होगा, और उस पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होगा और उसके अलावा दो हाउसेस होंगे, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो हमारा पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बना है, प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। तो इन तीन चीजों से मिलकर हमारा पार्लियामेंट बनता है। ऑन वन हैंड, the president is considered to be the first person of the country who is elected indirectly। प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली चुना जाता है, हमारी कंट्री के फर्स्ट पर्सन को ही हम प्रेसिडेंट कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इलेक्शंस आर कंडक्टेड इनडायरेक्टली फॉर द राज्यसभा, राज्यसभा के जो इलेक्शंस है वो इनडायरेक्टली होते हैं, लोग उसमें इन्वॉल्व सीधे नहीं होते, और लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं आपको राज्यसभा के बारे में कुछ बताऊंगा, फिर लोकसभा के बारे में बताऊंगा, फिर एमपी और एमएलए के पावर एंड फंक्शंस बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है। द राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस इन इंडिया, हमारे यहाँ पे अपर हाउस जो है वो राज्यसभा है। और द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स हैज बीन फिक्स्ड 250, बट करंटली इट्स टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इज 245, आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर राज्यसभा। देखिए सॉरी, एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि टोटल वैसे तो 250 सीट्स होती है, पर करेंटली 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट अलग से नॉमिनेट करते हैं अलग अलग फील्ड से वो होते हैं, कोई सोशल सर्विस से होता है, कोई लिटरेचर की फील्ड से होता है, कोई आर्ट्स, कोई साइंस, कोई स्पोर्ट्स, जैसी उनकी स्पेशलिटी होती है उस तरीके से होता है। रिमेनिंग 233 मेंबर्स, देखो जो बाकी के 233 होते हैं वो जो है इलेक्टेड होते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से, यानी कि दिल्ली एंड पौंडीचेरी। द राज्यसभा इज परमानेंट हाउस, ये परमानेंट हाउस है, इसको डिसॉल्व कोई नहीं कर सकता।
एंड 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्स आफ्टर एवरी 2 years। इसके जो 1/3 मेंबर होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं। द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज 6 year। राज्यसभा का जो टेन्योर है वो 6 साल का होता है। दिस हाउस फुली रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स एट द सेंट्रल लेवल। ये जो है स्टेट्स के इंटरेस्ट को सेंट्रल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। क्योंकि इसके मेंबर्स को कौन चुनता है? जो स्टेट के लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो एमएलएज होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा लोकसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। द नंबर ऑफ मेंबर्स, ये क्या भाई वेरी करता है टाइम टू टाइम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा इज 552। ठीक है, मैक्सिमम नंबर जो है वो 552 है, पर करंटली जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसमें 543 मेंबर्स हैं, जिसमें से 530 मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, जिनको लोग चुनते हैं, एमपी होते हैं जिनको हम कहते हैं। एंड जो मतलब हमारे यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। ठीक है, जो 13 मेंबर है वो यूटीज से आते हैं। इन एडिशन बिफोर 2020, 2020 से पहले क्या होता था? आर्टिकल 331 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 331 ये कहता है कि इफ द एंग्लो इंडियन community is underrepresented in the Lok Sabha, then the president can nominate 2 members from among their community to represent the Anglo-Indian community। होता क्या था, लोकसभा में से 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते थे। बट इन जनवरी 2020, ठीक है, दिस प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाज नॉट कंटिन्यूड। लेकिन जनवरी 2020 के बाद से ये जो प्रोविजन था रिजर्वेशन का एंग्लो इंडियन वाला, ये लगभग ना के बराबर रहा और ये कंटिन्यू नहीं हुआ। मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कि सभी लोग जो 18+ हैं वो इलेक्शन में अपना वोट देकर यहाँ पे एमपी को इलेक्ट करवाते हैं। बिकॉज ऑफ विच इट कैन बी सेड दैट द हाउस एक्चुअली रिप्रेजेंट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इस तरीके से हम इसको लोकसभा कह सकते हैं, लोगों की सभा, यानी कि ऐसे लोग उसमें बैठते हैं जिनको लोग खुद चुन के जाते हैं। लोकसभा क्या है? टेम्परेरी हाउस है। टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि इसका टर्म जो है वो 5 साल का है, बट जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी इसको डिसॉल्व कर सकता है। इवन 5 साल से पहले भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट, मतलब क्या पार्लियामेंट की और ये सब की मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं एमपी वगैरह की, एमएलए वगैरह की, ये मैं आपको बताऊंगा। In this lesson, an attempt has also been made to explain what the representatives of the public actually do according to the interest and aspirations of people। ये एमपी एमएलए आखिर करते क्या हैं, इनके काम क्या है। ऑन द अदर हैंड, इन दिस लेसन हम ये भी पढ़ेंगे अर्बन और लोकल, ठीक है, अर्बन रूरल लेवल पे कैसे हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करता है। उसके अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो डेडिकेटेड है एमपी और एमएलए की पावर्स के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं एमपी के बारे में, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिस्क्राइब्ड सम स्पेशल क्वालिफिकेशंस। कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए अगर आप एमपी बनना चाहते हो। पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। इफ अ पर्सन वांट्स टू बी इलेक्टेड टू द राज्यसभा, हिज एज शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स। अगर राज्यसभा में जाना है तो 30 साल से ज्यादा एज ना हो, सॉरी 30 साल से कम एज ना हो। एंड इफ अ पर्सन वांट्स टू बी इलेक्टेड टू द लोकसभा, लोकसभा में अगर जाना है तो आपकी जो एज है 25 से नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर क्या होती है एमपी के पास में? इसकी कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स होती है। MPs पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन पार्लियामेंट। जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें एमपी पार्टिसिपेट करते हैं। MPs कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। एमपी जो है वो अपने लॉ बना सकते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी टॉपिक्स आते हैं और जो कॉन्क्यूरेंट लिस्ट होती है। अलॉन्ग विद इंट्रोड्यूसिंग द बिल इन पार्लियामेंट, बिल को इंट्रोड्यूस करने का काम एमपी का है। दे कैन ऑल्सो सजेस्ट अमेंडमेंट्स इन रिलेशन टू एनी अदर बिल, और किसी भी बिल में अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। The MP, being a member of parliament, participates in all legislative construction processes of parliament। जितने भी जो होते हैं भाई प्रोसेस होते हैं उसमें एमपी शामिल रहता है पार्लियामेंट के। अपार्ट फ्रॉम दिस, सब्जेक्ट्स सच एज अ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, disputes related to border of states, formation of termination of state legislative council, change of name, determination of jurisdiction of supreme court and high court etc। ये सब भी एमपी डिस्कस करते हैं कि अगर मान लो कोई नया स्टेट बनाना है, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, और मतलब कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई मामले हैं, सो इस पे भी डिस्कस कर सकते हैं जो एमपी होते हैं। ठीक है, ये सब एमपी की पावर के अंदर आता है। दूसरी इसकी पावर है सुपरविजरी पावर। सुपरविजरी पावर में क्या होता है?
द एमपी यूजेस द एडजोर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंस्योर मोशन एंड प्रिविलेज मोशन इन द हाउस। ये सब मोशंस को जो है एमपी यूज करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एमपीज आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग क्वेश्चन हॉर एंड जीरो आवर्स। सो ये जब क्वेश्चन आवर होता है हमारी पार्लियामेंट का, वहां पे एमपी क्वेश्चन करते हैं, जीरो आवर होता है। दे पार्टिसिपेट इन एंड ऑल्सो मॉनिटर स्टैंडिंग एंड एडहॉक कमेटीज। जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, जो एडहॉक कमेटीज होती है, उनको भी मॉनिटर करते हैं, जो रिलेटेड होती है पब्लिक अकाउंट से, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट से, सो उनको भी ये नजर में रखते हैं। इलेक्टोरल पावर्स क्या होती है एमपी के पास में? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी आर इलेक्टेड बाय द जनरल पब्लिक, लोग इनको चुनते हैं। बट बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, एमपीज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देखो खुद तो इनको लोग चुनते हैं, पर ये एमपी जो होते हैं ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होते हैं। ऑन द वन हैंड लोकसभा एमपी इलेक्ट द स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। एमपी जो होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर और डेप्टी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड राज्यसभा एमपी जो होते हैं वो क्या करते हैं? द डेप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं। एडिशनली एमपीज पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रूल्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई रूल बन रहा है तो उसमें भी एमपी शामिल रहता है। द वाइस प्रेसिडेंट बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इन सब से रिलेटेड कोई भी अगर रूल बनता है तो उसके अंदर एमपी शामिल रहता है। फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स में हमारा ये आता है कि एमपीज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी टाइप का अमेंडमेंट करना है तो उसमें एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं। एमपीज फ्रॉम बोथ द राज्यसभा एंड लोकसभा टेक पार्ट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। चाहे राज्यसभा का एमपी हो चाहे लोकसभा का एमपी हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट का प्रोसेस होता है तो दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिफ्थ जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव रिलेटेड पावर्स, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव रिलेटेड पावर्स क्या है? तो देखो हर एमपी जो होता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आता है। फाइनली ही रिप्रेजेंट्स द एस्पिरेशंस ऑफ द पब्लिक। लोगों की क्या एस्पिरेशंस हैं वो ये एमपी रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। ही रेजेस इश्यूज रिलेटेड टू हिज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आता है एमपी, जहां का भी वो क्षेत्र का वो एमपी है, अपने वहां की प्रॉब्लम्स को बताता है। द एमपी ऑल्सो प्रिपेयर्स प्रोजेक्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज कंस्टिट्यूएंसी। कैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट करना है, अपने एरिया का जहां से वो एमपी है उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस the proposed and implemented projects are also inspected by the district collector or the state government by the MP। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी पावर्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। आर्टिकल 352, 356 एंड 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी। जब कोई ऐसा स्पेशल सर्कमस्टांसेस आते हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो हमारे देश के अंदर आर्टिकल 352, 356 एंड 360 के अंतर्गत जो है इमरजेंसीज लगाई जाती हैं। इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट। जो इमरजेंसी होती है उसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, बट ऑन द सजेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन मिनिस्टर्स ही सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। फॉर विच इट इज नेसेसरी टू गेट द कंसेंट ऑफ बोथ द हाउसेज लेटर। और दोनों हाउसेज का कंसेंट होना जरूरी होता है। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द एमपी हैज द राइट टू अप्रूव द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। एमपी के पास ये राइट होता है कि वो अप्रूवल दे सकता है, इंप्लीमेंट करना है नेशनल, स्टेट या फाइनेंशियल इमरजेंसी को या नहीं। सो ये कुछ एडिशनल पावर्स हैं। अब हम बात करेंगे एमएलए के बारे में। ठीक है, एमएलए के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, एमपी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। मैंने आपको एमपी तो पढ़ा दिया, अब एमएलए की बात करते हैं। एमएलए बनने के लिए ही शुड अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना जरूरी है। इफ अ पर्सन वांट्स टू बिकम अ एमएलए ही शुड नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। 25 साल से कम वाले नहीं बन सकते। इफ अ पर्सन वांट्स टू बिकम एमएलए हिज एज शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स। समझ में आ गया आपको? इफ अ पर्सन वांट्स टू स्टैंड एज अ कैंडिडेट फॉर एमएलए, अगर एमएलए के कैंडिडेट बनना चाहते हो आप, देन अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत ही हैज टू बी द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द असेंबली टू कंटेस्ट दिस इलेक्शन। वो वोटर होना बहुत जरूरी है उस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। द पर्सन शुड नॉट होल्ड अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई उसकी जॉब नहीं होनी चाहिए, कोई पोस्ट नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
द पर्सन हैज नॉट बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन एनी क्राइम, कोई भी क्राइम नहीं होना चाहिए, कोई केस नहीं होना चाहिए उसके ऊपर जिसमें वो दोषी ठहराया गया हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर आप क्रिमिनल हो तो आप एमएलए नहीं बन सकते। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। पावर और फंक्शन अब क्या होते हैं एमएलए के, आपको बताता हूं। लेजिस्लेटिव वर्क होता है इसका, द वे एमपीज पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस अंडर पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट में एमपी क्या काम करते हैं, लॉ मेकिंग का काम करते हैं। सेम तरीके से क्या होता है, एमएलए जो होते हैं वो लॉ मेकिंग का काम करते हैं स्टेट्स के लिए, ठीक है, अपने स्टेट का काम करते हैं। हाउएवर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अप्लाइज थ्रू आउट द कंट्री, देखो पार्लियामेंट के जो नियम होते हैं वो पूरे देश में लागू होते हैं। एमएलए जो अभी अपने वहां पे जो उसकी स्टेट असेंबली होती है उसके रूल वहीं उस स्टेट तक रहते हैं। whereas the law made by the legislative assembly applies only to the state concerned, जिस भी स्टेट से वो आ रहा है वो नियम वहीं के लिए बनाता है वो। the primary function of the inter legislator is that he should participate in the process of law making, देखो एमएलए जो होता है वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल होना बहुत जरूरी है जब भी वो प्रोसेस चलता है। सेकंड है मनी बिल, एमएलए हैव मोर पावर ओवर द मनी बिल देन द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलए जो होता है वो मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उससे ज्यादा पावर होती है एमएलए के पास, बिकॉज द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि मनी बिल जो होता है वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में आता है ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सो इस वजह से यहाँ पे ज्यादा फाइनेंशियल मतलब पावर आ जाती है भाई मनी बिल से रिलेटेड। थर्ड है हमारा ऑर्डिनरी बिल, legislators other than the money bill can be passed in the either house of assembly और legislative council, मनी बिल को छोड़कर बाकी के जो हैं वो असेंबली में भी और काउंसिल दोनों में आ सकते हैं बिल। द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिले एन ऑर्डिनरी बिल फॉर ऑफ अ टोटल ऑफ 4 months ओनली, जो लेजिस्लेटिव हमारी काउंसिल है वो किसी भी ऑर्डिनरी बिल को 4 महीने तक डिले कर सकती है, बट द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट अबॉलिश द बिल, लेकिन उस बिल को अबॉलिश नहीं कर सकती यानी कि खत्म नहीं कर सकती। द बिल कैन बिकम लॉ ओनली विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई भी बिल लॉ कब बनेगा स्टेट में, जब एमएलए का कंसेंट होगा, जब एमएलए उस पे एक्सेप्ट करेगा, अप्रूवल देगा। इन दिस प्रोसेस द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए हैं हमारे उनकी काफी प्रायोरिटी होती है, ठीक है। प्रायोरिटी में अगर आप देखो तो एमएलए ज्यादा ऊपर होता है और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो एमएलए से नीचे आता है। आगे देखते हैं इलेक्टोरल पावर्स, लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो होते हैं उनके पास कुछ इलेक्टोरल पावर्स हैं, कुछ राइट्स हैं, क्योंकि जो मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और जो एमएलए होता है वो स्पीकर को इलेक्ट करता है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के और डेप्टी स्पीकर को इलेक्ट करता है। 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द एमएलए, सो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके 1/3 मेंबर्स को भी एमएलए ही इलेक्ट करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स को भी एमएलए ही इलेक्ट करते हैं। जुडिशियल पावर्स क्या होती है इनके पास, assembly members have also been given some judicial powers, the legislative assembly has been given some privileges as an institution, if a person disobeys these privileges of the legislative assembly the member of the legislative assembly can punish the person with a majority, ठीक है। सो ये कुछ जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन इंक्रीज द पावर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बाय मेकिंग लॉज, ठीक है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है उनकी पावर बढ़ानी है तो इसके मामले में एमएलए जो है वो कुछ ऐसे लॉज बना सकता है जिसके तहत जो है एसपीएससी जो होता है स्टेट लेवल पे जो होती है, ठीक है, हमारी बॉडी उसको पावर ज्यादा दे सकता है। असेंबली मेंबर ऑल्सो अपॉइंट वेरियस कमिटीज, जो एमएलए होते हैं वो बहुत सारी कमिटीज को भी अपॉइंट करते हैं। द एमएलएस यूज द लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर एरिया, जो भी उनका एरिया होता है उसके डेवलपमेंट के लिए जो एमएलएस होते हैं वो फंड को यूज करते हैं। सो ये बहुत इनफ है आप सभी के लिए जो मैंने पावर बताई है एमपी और एमएलएस की, और इसके अलावा मैंने आपको राज्यसभा और लोकसभा के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया, पार्लियामेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अगर सिलेबस अगर एक बारी और दिखा दूं तो आपको समझ आ गया होगा कि हम ये जो स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स हैं मैं आपको एक बारी बता देता हूं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यहाँ से हमने एमपी और एमएलए वाला टॉपिक कर लिया है। अब अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें रूरल और अर्बन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो मैं आपको कवर करवा दूंगा और इसी के साथ आपका ये पहला जो पूरा चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा।
आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी। आगे के चैप्टर्स भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको बता दूंगा, जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या आए हैं आज तक, ये सब आपको पता चल जाएगा। सो जुड़े रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।